अच्छे विचारों का, सद्विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस बात से भली भांति वाकिफ़ होते हैं। सद्विचार हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। अच्छे विचार हो या अच्छी संगत हो, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहने से निस्संदेह हमारे चरित्र निर्माण में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर साझा कर पाएँ। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के विचार जिन्होंने अपने दमखम पे, अपनी सादा दिल शख्सियत की वजह से और अपनी बहुत ही शुद्ध विचारों की शुद्धता के कारण इन्होंने अब देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम बनाया, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। मैं बात कर रही हूँ APJ अब्दुल कलाम की। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। आइए नज़र डालते हैं उनके विचारों पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आयुष्मान भारत दिवस। भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है कि भारत के हर एक नागरिक को स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो नागरिक का मूलभूत अधिकार है, वह उन्हें मिले, और इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज देश भर में इस दिवस को मनाया जा रहा है और इसी पर आधारित आज का हमारा पूरा कार्यक्रम है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में इस विशेष विषय पर बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जो खास मेहमान। आप हैं सुश्री रजनी चौहान, आप मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हैं एम्स पटना में और साथ ही साथ आप आयुष्मान इंचार्ज भी हैं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू। आज हम आयुष्मान भारत दिवस मना रहे हैं, आप आयुष्मान इंचार्ज भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये आयुष्मान योजना क्या है। सबसे पहले मैं आपका यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जैसे आपने कहा PMJY योजना क्या है, तो ये भारत सरकार की बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहल है उन लोगों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और जाति आधार पर पिछड़े हैं। और ये जो योजना है खासकर उन लोगों के लिए हैं जो फाइनेंशियली ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये है कि जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनका एक मिनिस्ट्री में जो भी इनका डेटा गया है वो ऑलरेडी फीड रहता है और उसी के बेसिस पे इन लोगों के कार्ड बनेंगे और इनका 5 लाख तक का जो भी ट्रीटमेंट में खर्चा आएगा वो कवर करती है ये योजना। एक तरह से स्वस्थ बीमा योजना है ये। और हमारे एम्स में ये अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी जी। हाँ जी। तो उस टाइम इनिशियली हम लोगों को कार्ड बनाना होता था, जो हमारे स्टाफ थे, और कुछ लोगों को अवेयरनेस भी नहीं था, तो वो यहाँ आके ये पता करवाते थे कि क्या वो बेनिफिशरी है कि नहीं है। और 1 महीने के ही अंदर हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर दिया था। तो हमें शुरू में दिक्कतें आती थी, जैसे मरीज़ जो है उनकी ID फेक रहती थी, वो कहीं से बना देते थे आधार कार्ड, और यहाँ हॉस्पिटल में आके जब उनका आइडेंटिफाई उनको करते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि एज का प्रॉब्लम आता था, उनके नेम में प्रॉब्लम होता था। तो ये अभी भी एग्जिस्ट करती है ये प्रॉब्लम, और इन फ्यूचर जो भी अब सेंसस जो होगा उसमें करेक्शन, या फिर अब आधार से ही लिंक कर दिया है तो आप आधार को अपडेट करा सकते हो, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो लिस्ट में एडेड है वो वही रहेगा। तो इस योजना का जो लाभ ले सकते हैं, इसके पात्र कौन हो सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं? इसके जैसे कि मैंने कहा, ये जो सेंसस 2011 में हुआ था, और इसमें भी जातीय, आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं, यही लोग हैं जिनका डोर टू डोर ये डेटा जो है कलेक्ट किया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें देखी गई है, जैसे आप अर्बन एरिया में आओ तो ये जो हमारे मोची हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए, और जो कूड़ा वगैरह, ये सब बहुत ही जिनकी हालत आर्थिक स्थिति जिनकी हाँ जी सबल नहीं है। हाँ जी। और इसके अलावा गांव में वो लोग हैं जिनके घर में प्रॉपर
आई मीन कुछ चीज़ें हैं नहीं, घर उनका वो पक्का नहीं है, कच्चे मकान में रहते जो हैं, बीपीएल लाइन के हाँ जी। अंतर्गत आते हैं। तो इस पे ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका बीपीएल में है, इसमें यही वही लोग हैं जो प्रैक्टिकली मतलब सबको नज़र आता है कि हाँ ये गरीब हैं। हाँ जी जी। तो ये उन्हीं का ही इस पे है। और इसमें मेन हमारा जो है राशन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स इनका चाहिए होता है, इसमें राशन कार्ड होना चाहिए और आधार होना चाहिए। और राशन कार्ड के चलते थोड़ा सा दिक्कतें थी क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक नहीं था जी। तो अब जैसे हमारा आधार से लिंकअप कर दिया है NHA ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इससे एक जो फेक होता था या गलत तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स कुछ जगहों में हो पाते हैं, तो इस सब धोखाधड़ी के चलते NHA ने क्या है ये आधार से लिंकअप कर दिया है। तो इनसे ये बायोमेट्रिक से अब आप मतलब एक क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ ये बेनिफिशियरी है और ये एक सही है, मतलब इस कोई ऐसा नहीं है कि वो फेक या कुछ जेन्युइन नहीं है, गलत आप दिखा करके आप इसका लाभ नहीं ले सकते। जी। ये जानना चाहूँगी कि अब जब इसकी शुरुआत 2018 में एम्स में हुई, तब से लेकर के अब तक कुछ बताना चाहेंगे कितने ऐसे लोग हुए जिन्होंने इसका लाभ उठाया होगा, कुछ आंकड़े? हमारे शुरुआत में तो हम लोगों को जैसे बताया मैंने, रजिस्ट्रेशन और इनका कार्ड बनता था, तो लगभग 600 है जिनका कार्ड बनाया गया था और 5560 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है। और 2018 में ये शुरू हुआ था, बट उसके बाद 2020 में जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ तो उसके चलते एम्स पटना जो है वो कोविड डेडिकेटेड था, तो उस दौरान हम लोग पेशेंट ले नहीं पाए। तो अभी अब सही माने तो ये 1 और 1.5 साल का ही डेटा है जो रेगुलर चलता रहा। तो जो भी कार्ड धारक हैं और जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बीमारियों की क्या सोचिए, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका वो बेनिफिट ले सकते हैं वहाँ जाकर? हाँ जी, इसमें ये है कि इसमें जैसे हमारा पैकेज बेनिफिट्स रहता है, इसमें ये है जैसे 870 तक ट्रीटमेंट एक लिस्ट होती है, पैकेज लिस्ट जो हर बीमारी के लिए उसमें चार्जेस मेंशन होते हैं। और इसके अलावा जो एक हमारा हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज एक सर्विस होती है, उसके अंदर क्या है कि पेशेंट्स के मेडिसिनल और सर्जिकल प्रोसीजर्स आते हैं। तो जो हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज पॉइंट 1 था उसमें 1400 तक था, बट अब इसको अपडेट कर दिया है, तो इसमें 1590 के अराउंड जो है ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोसीजर्स है, जिसमें मेडिसिनल भी है और सर्जिकल भी है। इसके अलावा हमारे एम्स में जो एडवांस सर्जरीज है CTVS की और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में इम्प्लांट्स होते हैं, ये भी अवेलेबल है। तो मोस्ट ऑफ द जो एक आम इंसान को या किसी भी वो सब आयुष्मान कवर करता ही है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी भारत सरकार की एक पहल, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में स्वास्थ्य समस्या है। हमारे जो देश के नागरिक हैं, अगर वो स्वस्थ होंगे और उनको सरकार की तरफ से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो जाहिर तौर पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमारा भारत प्रगति की ओर है। और ये जानना चाहूँगी कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड का भी नाम सुना है, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या है ये गोल्डन कार्ड और इसे बनाने के लिए क्या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है? गोल्डन कार्ड जो है वो आयुष्मान भारत कार्ड ही है और इसको बनाने के लिए कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम निःशुल्क होता है। और इसमें पेशेंट जो है, जो पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स या कोई फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये जो सुविधा है कार्ड बनाने का एकदम निःशुल्क है। और इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाके आप ये कार्ड बना सकते हो। अब जैसे लोग जागरूक हो ही रहे हैं, तो और कुछ लोग जैसे गाँव के या इलिटरेट या फिर किसी भी तरह से जो पिछड़े हैं,
इनिशियली वो लोग कहीं से भी बना देते थे, या आप मानो कि मतलब कोई भी उनको ये बोल देता था कि आपका कार्ड हम बना देंगे, और उसमें एक नेम उनको दिखा देते थे कि आपका नेम है। बट जब वो उस कार्ड को लेकर हॉस्पिटल में आते थे तो वहाँ हम लोगों का एक BIS सिस्टम होता है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। उसमें हम जब इनका नेम डालेंगे तो उसमें नेम नहीं होता था। और हमारे एम्स में जो है वहाँ पे ये निःशुल्क है कार्ड बनाना। उसके लिए आपको राशन कार्ड और आधार जो है वो मैंडेटरी है। ये जानना चाहूँगी कि आप एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हैं और आपको आयुष्मान इंचार्ज बनाया गया, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली गई है। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पर शिक्षा का लोगों का अभाव है, बहुत सारी बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? तो चैलेंजेस लोग जो भी यहाँ के हैं या पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एकदम उनको इस चीज़ से वो जागरूक नहीं हैं। वो अपने ही फ़ायदे से उनको क्या सुविधाएं सरकार दे रही है उनसे वो जागरूक नहीं है। और उनके ये जैसे डेटा मैंने कहा, उनका BIS जो मतलब जो इनका कार्ड है उसमें इनका डेटा या नेम अलग रहेगा और आधार कार्ड में इनका नेम अलग रहेगा। अब जैसे कभी भी डेटा कलेक्ट किया गया हो तो इन लोगों ने एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपना घर का ही नाम जैसे बता दिया, और जो ऑफिसेस जो कलेक्ट करते हैं, अब उन्होंने सपोज़ उन्होंने चिंटू ही बोल दिया, तो हम लोग जब BIS में देखते हैं तो चिंटू एलिजिबल है, आई मीन वो बेनिफिशरी है। पर जब हम उनका आधार से लिंक करते हैं तो वहाँ अमन या राहुल कुछ इस तरह का नाम रहता है, और इसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इस डेटा में हम किसी तरह का वो नहीं करते, बदलाव नहीं कर सकते। इसके अलावा मरीज़ों के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी काउंटर रखा गया है आयुष्मान भारत में ही, कि उनको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से आप कलेक्ट करो। और हमारे जो जनरल काउंटर्स है एडमिशन, डिस्चार्ज या किसी भी तरह के, सपोज़ कोई एडमिट होने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, और वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्म रखा है जिसमें एक फॉर्म में मेंशन किया होता है कि अगर आप आयुष्मान लाभार्थी हो तो आप आयुष्मान में जाएं, अगर आप आयुष्मान लाभार्थी नहीं हो तो आप फिर इस फॉर्म को फिल करें, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि हम आयुष्मान हमारे पास था, हमें नहीं एडमिट किया गया। और वार्ड में भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, वो भी इन पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। एडमिशन से पहले ही पूछा जाता है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप उसके लाभार्थी हो, तो अगर वो कहते हैं कि है तो उनको काउंटर पे भेज दिया जाता है, आयुष्मान काउंटर पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने एक नंबर है, जैसे अब तो आयुष्मान 1455 करके एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है। हाँ जी, आप उस नंबर को फिर से दोहराएं। 14555। तो इसमें ये है कि आपको एक कॉल करना है और वहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपकी डिटेल्स, आपका कार्ड नंबर, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, विदिन 2-3 सेकंड्स में आ जाएगा एक मैसेज कि आप आयुष्मान के लाभार्थी हो कि नहीं हो। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, आप घर बैठे ही अपना स्टेटस पता कर सकते हो कि आप लाभार्थी हो कि नहीं हो। और इसके अलावा हमारा एक एम्स का मेल ID है, आयुष्मान भारत@eamspatna.org। यहाँ पे भी ये किसी तरह की इंक्वायरी इनका हो या किसी तरह की सुजेशन हो या कोई इनकी कंप्लेंट हो, तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, और इसको हम डे टू डे हम चेक करते ही हैं। क्या हमने बहुत सारी योजनाओं के क्या क्या लाभ है, कैसे लाभ उठा सकते हैं, बहुत सारे विषय पर बात की, आपने जानकारी दी। ये जानना चाहूँगी कि बिहार स्टेट हेल्थ अथॉरिटी और ये जो आयुष्मान भारत योजना है, क्योंकि हर स्टेट के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो इस तरह से आप कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं इन दोनों के बीच में? हाँ जी, जैसे हमारे आयुष्मान जो हमारा चल रहा है आयुष्मान भारत, उसमें ये है कि हमारे जो स्टाफ है, पेशेंट को अगर एडमिट करना है तो इसमें SHA जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बिहार गवर्नमेंट की जो है, उसमें ये है कि गाइडलाइंस ऑलरेडी फिक्स्ड है कि किसी भी पेशेंट को एडमिट करने में 2 to 6 आवर्स लगेगा, कम से कम 2 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे। इसमें पेशेंट
और डॉक्टर जो है, मतलब डॉक्टर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं कर पाता है और जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत टाइम, मतलब बहुत वेट करना होता है। और इस चीज़ को अभी हम लोगों का यही कोशिश है कि इस टाइम को थोड़ा सा, मतलब उनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी NHA का ही रहेगा। तो इसमें इस चीज़ को जो इतना लंबा टाइम है, इतना लंबा समय है, उसको कम करने का, जैसे अभी इन्होंने शुरू किया है एक इमरजेंसी सर्विस, उसमें ये रहेगा कि जो पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी वाला स्टेप ले सकते हैं जिसमें विदिन 1 आवर हो जाता है। या हम दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ पैकेजेस या कुछ ऐसे पेशेंट को एट ए टाइम कुछ और, मान लो वो एडमिट हो रखा है, कोई जनरल कोई उसको प्रॉब्लम है, लाइक उसको गॉल ब्लैडर का ही सर्जरी उसका होना है, उसी बीच उसको कुछ और ज़रूरत पड़ गई है, कुछ किसी इन्वेस्टिगेशन की, लाइक CT MRI किसी का भी, तो इस सिचुएशन में हम उन्हीं पे ही डिपेंड रहते हैं, SHA पे। हम लोगों को, हमारे जो स्टाफ है उनसे वो करेंगे कि जैसे इमिडिएटली वो पैकेज चाहिए तो वो रिलीज़ करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें पेशेंट और डॉक्टर्स एक तरह से कुछ कर नहीं पाते हैं, या तो फिर क्योंकि पैकेज जो रिलीज़ करने का है, मान लो कोई अमाउंट आना है तो वो रिलीज़ करने का जो कंट्रोल है वो SHA के पास है। और इसके चलते बहुत सी चीज़ें डिले हो जाती है, पेशेंट भी फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाता है। और 1-2 स्टेप्स इसमें अभी चल रहे हैं, आई होप कि फ्यूचर में ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा और पेशेंट को भी थोड़ा सा इन चीज़ों से बच जाएगा वो भी। रजनी जी, आपसे जानना चाहूँगी, भविष्य की आपने बात की, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भविष्य में क्या क्या और लाभ मिलने वाले हैं पेशेंट्स को, मरीज़ों को, बिहार के मरीज़ों को, कुछ बताना चाहेंगी? पेशेंट्स को फ्यूचर में एम्स जो अभी प्लान कर रहा है, एक आयुष्मान भारत केंद्र रहेगा जो ओवरऑल मरीज़ को किसी भी तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन या उसको कुछ भी दिक्कत है वो 24 घंटे चलेगा उनके लिए। और अभी हमारे पास जैसे आयुष्मान भारत में पेशेंट, जैसे कहा मैंने आपको कि 2 से 6 घंटे लगता है समय उनको, और वो अपना पूरा सामान लेके वहाँ खड़े रहते हैं, दूर से आए होते हैं। और इसके चलते एक तो उनको उनका बैठने का, उनका जो सामान है उसका एक सुविधा रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो स्टाफ हैं वहाँ राउंड द क्लॉक बैठेंगे। ऑड आवर में भी किसी मरीज़ को लगता है कि उसको ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड बनवाने की, क्योंकि कई मरीज़ आते हैं वो घर से एक PMO का लेटर जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का, जिनको आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी जनरेट होके उनको दिया जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को PMO से एक लेटर जाता है आयुष्मान का, तो उनको सिंपली वो एक जो लेटर है वो लेके आना होता है और उनका कार्ड एम्स से बन जाएगा। तो मान लो कोई मरीज़ है, इमरजेंसी का है, वो रात को आ गया या किसी भी समय आ गया, तो वो उस लेटर के बेसिस पे वहाँ उसका कार्ड भी बन जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो इधर उधर जो भी भागदौड़ इनको करनी पड़ती है उस चीज़ से बच जाएंगे। और दूसरी चीज़, हमारे एम्स में जैसे MBBS स्टूडेंट्स है तो इनका और कई इंटर्न्स है, और यहाँ PG कोर्सेज़ अभी अवेलेबल है ही एम्स पटना में। तो जो हमारे नोडल ऑफिसर है और हाँ, उनका ये प्लान है कि कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाएगा हर 6 महीने में, हर 6 महीने के बाद, कि जितने भी इंटर्न्स हमारे पास आए उनको आयुष्मान की ये योजना के बारे में अच्छे से बताए, उनको अवेयर करे, सो दैट कि वो पेशेंट्स को फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर करे कि ये एक योजना है जिसके तहत आप अपना इलाज करवा सकते हो। तो इसमें क्योंकि इनिशियली कोई भी पेशेंट आएगा OPD में, उसको SR या GIs देखेंगे, तो SR और GIs का अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस उनके लिए एक ये हम लोगों ने प्लान किया है। और बाकी SHA और NHA से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है पेशेंट्स का, मतलब 2 से जो 6 घंटे इतना लंबा समय है, किसी तरह वो कम हो जाए।
और अदर स्टेट के जैसे झारखंड के पेशेंट आते हैं, उनका क्या रहता है कि जैसे अप्लाई करते हैं तो उनको अब बिहार जो एसएचए हैं उनको झारखंड गवर्नमेंट के जो एसएचए हैं उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है सो दैट कि उसका टाइमली अप्रूवल आ जाए। तो ये चीज़ें अभी है प्लान में। जी रजनी जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को तो क्या देना चाहेंगी? तो मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी आयुष्मान के लाभार्थी हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया है, एक टोल फ्री नंबर है 14-555, जहाँ आप घर बैठ के अपना स्टेटस पता कर सकते हो कि आप आयुष्मान के लाभार्थी हो कि नहीं हो। और आप इधर जितने भी ये धोखाधड़ी या फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनसे बचें और कॉमन सर्विस सेंटर जो है उन वहाँ अप्रोच करें। वहाँ आप निशुल्क जो भी आपको अपना आधार अपडेट करवाना है या अपना कोई भी ये आयुष्मान कार्ड का जो आप पीएमओ लेटर लेके जो जाते हो, वहाँ आपका एकदम निशुल्क हो जाएगा। और आप थोड़ा सा अपने ही अधिकार के लिए थोड़ा जागरूक रहिए। और अगर आप एम्स पटना में आते हो तो आप वहाँ पूछताछ और आयुष्मान केंद्र में जाके किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें। सरकार बहुत सारी ऐसी कोशिश कर रही है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को ज़्यादा सुलभ और सरल बना सकते हैं। रजनी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हमारी बातचीत हुई एमआरओ ऑफिसर श्रीमती रजनी जी से। अब आपको हम आगे लिए चलते हैं और अब आपको पता है बखूबी कि हमें आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार होता है, ताकि उस ख़त के माध्यम से हम ये जान पाए कि हम अपने कार्यक्रम में और क्या बदलाव ला सकते हैं, या फिर आपको हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ खास लगा। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।